हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रायोगिक विधि। थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये वीडियो लंबा होगा, इसलिए टाइम निकाल कर बैठिएगा और जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन कैरीड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। चैपलिन 1975। देखिए, चैपलिन ने कहा है कि एक्सपेरिमेंट क्या है? ये निरीक्षणों की एक सीरीज है जो क्या करते हैं, यानी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल कंडीशन। किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। तो क्या किया जाता है? परिकल्पनाओं की जांच के उद्देश्य से किया जाता है। तो चैपलिन की डेफिनेशन बहुत ही क्लियर कट है और बहुत ही कॉन्सेप्ट दे रही है कि एक्सपेरिमेंट क्या है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, यानी किन परिस्थितियों में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं? कंट्रोल कंडीशन में करते हैं। कैसे करते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। क्यों किया जाता है? परिकल्पनाओं की जांच या पुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ कॉज एंड इफेक्ट एकदम डायरेक्टली देखा जा सकता है। तो कोई भी प्रयोग इसी वजह से किया जाता है कि कॉज या कारण व प्रभाव के इंटरनल रिलेशन या आपसी संबंध क्या है, इसी को देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ देखेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है। कॉज वो है जिसे मैनिपुलेट किया जा सके, यानी कि चेंजेस कर सके, मीन्स जिसे हम परिवर्तित कर सके, वो ही कारण या कॉज है। इफेक्ट क्या है? प्रभाव, यानी कि जिसे मेजर किया जा सके। तो किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कॉज एंड इफेक्ट। और मैंने यहाँ भी कहा था, जैसा कि चैपलिन की डेफिनेशन भी मैंने बताया कि मीन्स कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है वो इसी वजह से किया जाता है कि कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन क्या है। कॉज क्या है? कारण। काज वो है जो कारण में परिवर्तित कर सके, ये मैनिपुलेटेड होता है। इफेक्ट का अर्थ है किसी भी चीज़ को एक तरह से किसी भी चीज़ को मेजर करना या किसी भी चीज़ को करने के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है? मेजरेबल है, जिसे मापा जा सकता है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कॉज एंड इफेक्ट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, देखिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें फर्स्ट है प्रॉब्लम। यहाँ देखिए दिया हुआ है, पहला है प्रॉब्लम। मीन्स टॉपिक जब हम सबसे पहले लेते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके थ्रू हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। सेकंड, सब्जेक्ट मीन्स प्रयोज्य। प्रयोज्य का अर्थ है टॉपिक जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो जिस पर आप प्रयोग करते हो। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किसी भी पशु या व्यक्ति पर किया जाता है, तो जिस पर आप करते हो वही आपका क्या हुआ? प्रयोज्य हुआ या सब्जेक्ट हुआ या क्लाइंट हुआ। नेक्स्ट है परिकल्पना या हाइपोथेसिस। जब हम प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या सर्च करेंगे? आंसर। मीन हम प्रॉब्लम रिलेटेड आंसर की खोज में हैं। तो हाइपोथेसिस, क्या ये आंसर है? नहीं, यानी हाइपोथेसिस हमारा आंसर नहीं होता है, सटीक आंसर नहीं होता है, बट
आंसर का एक टेंटेटिव आंसर है, यानी जब तक हमें प्रॉब्लम का सलूशन या फाइनल आंसर एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं निकल जाता या नहीं मिल जाता, तब तक एक प्रकार की भविष्यवाणी है। तो किसी भी प्रयोग को शुरू करने से पहले ये होगा, यानी हाइपोथेसिस हम लेते हैं। अब ये होगा कि नहीं होगा इसका पता एक्सपेरिमेंट के बाद ही चलेगा। तो ये हाइपोथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर या स्टेज है एक्सपेरिमेंट का, और पहले से ही एक एग्जम्पशन कर लिया जाता है कि ऐसा होगा तो वैसा ही होगा, या ऐसा होगा कि नहीं, XYZ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, और क्या होगा ये ऑब्टेन रिजल्ट के बाद ही पता चलता है। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। अब देखिए वेरिएबल्स में यहाँ 2 दिया है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए वेरिएबल्स पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा शॉर्टली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल्स मीन्स जो वैरी करे। देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वेरिएबल्स मीन्स जो वैरी करे, यानी जो बदल सके। चैपलिन की डेफिनेशन भी है कि वेरिएबल क्या है, एक चर है जो बदलता है। इट मीन्स जो घट सकता है या बढ़ सकता है, यानी कि पॉसिबल भी, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसी चीज़ से हम किसी चीज़ को यदि हम मेजर कर रहे हैं तो यदि चेंजेबल है या हम उसे चेंज कर सकते हैं तो वो क्या है, वेरिएबल है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। देखिए यहाँ पर 2 टाइप्स के वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र परिवर्त, डिपेंडेंट परिवर्त या आश्रित परिवर्त। इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र परिवर्त क्या है, ये जो फ्री है, ये वो है जो किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, वो किसी दूसरे वेरिएबल या फैक्टर को प्रभावित करेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी घटना के होने का कारण होता है। थोड़ा टफ है बट धीरे धीरे आप समझ जाओगे। डिपेंडेंस मीन जो आश्रित चर होता है, ये वेरिएबल जो दूसरों पर आश्रित होता है। अब देखिएगा यहाँ पर नीचे इंडिपेंडेंस वेरिएबल में 3 चीज़ें दी गई हैं, ओ वेरिएबल, ऑर्गेनिज्म, एस वेरिएबल, स्टिमुलस वेरिएबल, आर वेरिएबल यानी रिस्पॉन्स वेरिएबल। ये ओ वेरिएबल या ऑर्गेनिज्म वेरिएबल है क्या? ऑर्गेनिज्म यानी कि जिस प्राणी पर आप स्टडी कर रहे हो, मीन्स जिस व्यक्ति पर स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी वेरिएबल होंगे वो ओ के अंतर्गत या ऑर्गेनिज्म या प्राणी के अंतर्गत आएंगे। जैसे क्या हो सकता है इसमें, एज हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिज्म वेरिएबल है। नेक्स्ट है एस वेरिएबल यानी स्टिमुलस वेरिएबल। मीन्स कह सकते हैं ऐसे वेरिएबल जिनका रिलेशन किसी स्टिमुलस से होता है। जैसे सब्जेक्ट को जो विषय या टॉपिक सीखने के लिए दिया जाता है, सब्जेक्ट यानी क्लाइंट या प्रयोजक को जो टॉपिक दिया जाता है लर्न करने के लिए, वो हो गया क्या, स्टिमुलस। सब्जेक्ट कौन है, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन हुआ, वो व्यक्ति जिस पर आपने एक्सपेरिमेंट किया। एस वेरिएबल मीन्स स्टिमुलस वेरिएबल, यानी ऐसे वेरिएबल जिनका संबंध उत्तेजना से होता है। जैसे सब्जेक्ट को जो विषय या टॉपिक सीखने के लिए दिया जाता है वो हो गया स्टिमुलस, और सब्जेक्ट कौन हुआ, वो व्यक्ति यानी जिसे आपने सब्जेक्ट या क्लाइंट के रूप में लिया, वो आपका क्या हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया। तो स्टिमुलस वो सब्जेक्ट या वो कार्य जो उसे करने के लिए दिया जाता है। लेंथ, जैसे लेंथ ऑफ द लर्निंग, मटेरियल क्या है, उस जो चीज़ सीख रहा है उसकी इम्पोर्टेंस उसके लिए क्या है, डिफ़िकल्टीज कितनी हैं, ये सारी चीज़ें एस वेरिएबल के अंतर्गत आती हैं। थर्ड है
आर वेरिएबल। आर वेरिएबल रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया। देखिए, रिस्पॉन्स वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका इफेक्ट लर्निंग सब्जेक्ट यानी कि प्रतिक्रिया पर पड़ता है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड ये तीनों ओ, एस और आर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो नॉइस, टेम्परेचर, वेदर हॉट है, कूल है, एक तरह से शोरगुल, इन सब का इफेक्ट क्या है, लर्निंग पर पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसे हम रिस्पॉन्स वेरिएबल हम कहेंगे। यानी कि नॉइस, टेम्परेचर, ये सब क्या है, आर वेरिएबल है, क्योंकि इसका प्रभाव प्रतिक्रिया पर पड़ता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे लर्निंग इम्प्रूव्स फ्रॉम प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, अभ्यास से सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है। हम कभी आपने साइकिल सीखी होगी, तो आप क्या करते थे, बार बार गिरते थे, फिर सीखते थे, एट लास्ट परफेक्ट हो जाते थे। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अभ्यास यानी प्रैक्टिस। इसी के कारण आप साइकिल चलाना सीख पाए। तो साइकिल चलाना ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। यहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन भी है। प्रैक्टिस हमारी क्या बढ़ रही, प्रैक्टिस बढ़ रही है तो इसका लर्निंग पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। देखिए, यहाँ हम मेरिट्स एंड लिमिटेशंस की चर्चा करेंगे। तो मेरिट्स में आते हैं हम, फर्स्ट है कंट्रोल सिचुएशन। देखिए, किसी भी साइंटिफिक मेथड का गुण होता है कि वो कंट्रोल सिचुएशन में किया जाए। इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसी का अध्ययन ठीक ढंग से कर सकें, यानी जो जिस टॉपिक पर हम स्टडी कर रहे हैं उसका हम अच्छे ढंग से या अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें, बाहरी कोई भी फैक्टर हमें डिस्टर्ब ना कर सके। इसीलिए हम कंट्रोल करते हैं, यानी सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रैक्टिस से लर्निंग अच्छी होती है। अभी हमने एग्जांपल भी दिया था आपको साइकिल का, प्रैक्टिस से लर्निंग अच्छी होती है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सिर्फ जो प्रैक्टिस है उसका प्रभाव देखेंगे या देखते हैं, तो सब्जेक्ट की एज, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन को हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर देंगे। तभी हम ये जान पाएंगे कि वो व्यक्ति सीख पाया या नहीं। वो ओवर इंटेलिजेंस है तो सीख पा रहा है, जबकि वो सब कुछ कंट्रोल करके आप रखते हो तो सिर्फ प्रैक्टिस का ही प्रभाव देखेंगे। यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटेलिजेंस है तभी वो सीख पाया है, तो इसका प्रभाव हम नहीं देख रहे हैं। हमने क्या किया, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर दिया। अब हम यहाँ पर सिर्फ यही देखते हैं कि प्रैक्टिस के कारण उसका लर्निंग पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है आइसोलेशन। किसी भी साइंटिफिक मेथड की ये भी एक क्वालिटी है कि डिफरेंट वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को सेलेक्ट करके उस पर स्टडी करना होता है। मैंने ऊपर कहा था कि प्रैक्टिस से लर्निंग इम्प्रूव होती है, पर इसमें बहुत सारी वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस है, एज है, इन सब का भी इफेक्ट पड़ता है। बट प्रैक्टिस को ही सेलेक्ट कर एक्सपेरिमेंट हम करें तो इसे हम आइसोलेट या पृथक करना कहेंगे, क्योंकि ये हमने अभ्यास को आइसोलेट कर दिया है। तो आइसोलेशन का जो मेथड होता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में बहुत ही साइंटिफिक होता है। नेक्स्ट है वेरिएशन। मीन्स एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो आइसोलेशन के थ्रू किसी भी वेरिएबल को आइसोलेट करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा, तो वो उसमें क्वांटिटेटिवली कुछ चेंजेस कर सकता है। ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि प्रैक्टिस द्वारा लर्निंग इम्प्रूव होती है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस की मात्रा में कमी या अधिकता करके उसका इफेक्ट लर्निंग पर देखा जा सकता है। तो ये क्या है, एक मेरिट्स है कि वेरिएशन यानी कि परिवर्तन
मीन्स क्वांटिटेटिव चेंजेस हम ला सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स इस विधि के में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटर बार बार किसी प्रयोग को करके अपने ही रिजल्ट की चेकिंग कर सकता है, यानी कि रिपीट कर सकता है और अपने ही एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी को वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन या प्रमाणित करना। जैसे मैंने यदि एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि बच्चों की होमवर्क कराना है, यानी बच्चों को हम होमवर्क कराएंगे या हमें होमवर्क कराना है, तो उनके लिए पनिशमेंट नहीं बल्कि रिवार्ड ज़्यादा बेनिफिशियल है। यदि बच्चों को कुछ सिखाना है तो पनिशमेंट से तो लर्निंग इम्प्रूव होती ही है, बट रिवार्ड से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इम्प्रूव होती है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैंने ये प्रयोग किया और ये रिज़ल्ट लिया या रिज़ल्ट पाया कि यदि जैसे जैसे बच्चों को हमें होमवर्क कराएंगे या बच्चों को लर्निंग कराएंगे तो पनिशमेंट हम नहीं देते हैं, रिवार्ड देते हैं, तो उनकी लर्निंग इम्प्रूव होगी। तो ये हमारा रिज़ल्ट हो गया। कोई दूसरा एक्सपेरिमेंटर कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता कि आपने ऐसा किया, वो क्या करेगा, वो भी ऐसा ही एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करेगा और देखता है कि पनिशमेंट से ज़्यादा बेटर रिवार्ड है लर्निंग के लिए। देखिए, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि पनिशमेंट से ज़्यादा बेटर है रिवार्ड, तो सेम रिजल्ट उसका भी आ गया। तो उन्होंने क्या किया, मेरे रिजल्ट को वेरीफाई किया और मेरा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का एक सबसे बड़ा गुण है कि इसमें हम एक्सपेरिमेंट एक तरह से एक्सपेरिमेंट की पॉसिबिलिटी को हम बढ़ाते हैं, इसे वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट है थियोरी एंड लॉ, सिद्धांत और नियमों की स्थापना। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो उसके प्राप्त रिजल्ट के बेसिस पर कोई थियोरी या लॉ बनाए जाते हैं और हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है, प्रूव हो जाती है। आपको पता होगा कि हाइपोथेसिस हम लोगों ने रिसर्च करते समय बना ली थी। जैसे ही रिसर्च क्या हुआ, किया हमने, उस हाइपोथेसिस के प्रमाण के लिए, प्रूफ के लिए ही हम लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट जब आ रहा है तो फिर हाइपोथेसिस हमारा प्रूव हो जाता है। यदि किसी ने उस नियम का विरोध नहीं किया तो हमारा रिजल्ट एक सिद्धांत या नियम का रूप ले लेगा। तो ये एक साइंटिफिक मेथड का गुण है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद कोई थियरी देते हैं या कोई नियम देते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के कई एक मेथड हैं और इसके कारण ही ये हाईली साइंटिफिक मेथड है। बट इस विधि की या इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इनका भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है इसकी, लिमिटेड स्कोप मीन्स बहुत लार्ज एरिया की स्टडी इस मेथड के द्वारा हम नहीं कर सकते। जैसे कोई क्राउड बिहेवियर या भीड़ का अध्ययन करना हो, तो जैसे कई बार कम्युनियल राइट्स हो जाते हैं या भीड़ में भगदड़ मच जाती है, तो भगदड़ मच जाने के कारण क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस बड़े एरिया की स्टडी इसके द्वारा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है अननेचुरल स्टडी, यानी कि हम कंट्रोल सिचुएशन में स्टडी कर रहे हैं। बार बार ये हम कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का सबसे बड़ा ये गुण है कि हम कंट्रोल सिचुएशन यानी कि नियंत्रित परिस्थितियों में स्टडी करते हैं ताकि बाह्य चरों का प्रभाव न पड़े। तो कई बार ये इन्वायरमेंट जो होता है वो अननेचुरल हो जाता है, क्योंकि आप कंट्रोल करके किसी से काम करा रहे हो तो वो क्या है, अननेचुरल है। और उस दौरान रिजल्ट तो मिल जाता है
बट सिचुएशन में जब उसकी सिचुएशन नेचुरल होगी तो फिर निष्कर्ष नहीं मिल पाता। यानी उस दौरान जब जिस समय आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस समय तो रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन जब नेचुरल कंडीशन होती है तो वहाँ पर वो निष्कर्ष नहीं मिल पाता या वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझिए कि क्लास में जो स्टूडेंट अपने टीचर के साथ, यानी जो स्टूडेंट अपने टीचर के साथ बिहेवियर को प्रेजेंट कर रहा है, क्या वही स्टूडेंट क्लास के समाप्त हो जाने पर भी अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर करेगा? मीन्स उतनी ही डिसिप्लिन, उतनी ही शांति, उतनी ही एकाग्रता से वो अपने बिहेवियर को प्रेजेंट करेगा, कोई शोर नहीं करेगा? क्या ऐसे ही वो फ्रेंड के साथ रहेगा? नहीं, कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ फ्री फील कर रहा है। तो ये कंट्रोल सिचुएशन हो गई, जो वो टीचर के साथ, टीचर के आने के बाद अपने क्लास में बिहेवियर को प्रेजेंट कर रहा है। और अनकंट्रोल बिहेवियर जो वो टीचर के जाने के बाद कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया अननेचुरल स्टडी। तो नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट। जो प्रयोज्य है, कई बार प्रयोग करते समय सब्जेक्ट वो हमें सपोर्ट नहीं करता, उसके द्वारा फुल सपोर्ट तभी मिलेगा जब हम एक्सपेरिमेंट को ठीक ढंग से कर पाएंगे। यानी देखिएगा, जो एक्सपेरिमेंटर होता है जब एक्सपेरिमेंट करता है तो उसे सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है कोई ज़रूरी नहीं कि फुल्ली हमें सपोर्ट ही करे, और जब फुल्ली सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारा रिजल्ट भी परफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है एनिमल स्टडी। बहुत सारी स्टडी साइकोलॉजी में एनिमल पर की जाती है और उसके आधार पर उसके रिजल्ट को मनुष्यों के लिए भी सुटेबल मान लिया जाता है, क्योंकि मानव और पशु के व्यवहार में समानता पाई जाती है। उन पे की गई स्टडी प्रयोगों के आधार पर मनुष्यों पर लागू करना सही नहीं है। लेकिन बहुत से एक्सपेरिमेंट डेंजरस भी होते हैं। देखिएगा, बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य पर संभव नहीं होते, इसलिए हम पशुओं का सहारा लेते हैं। तो वो मनुष्य अपने ऊपर अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए पशु पर हम आसानी से कर लेते हैं। यानी मनुष्य कभी नहीं कहेगा कि आइए आप मेरे ऊपर स्टडी करिए। तो यही कारण है कि एनिमल स्टडी की जाती है। तो थोड़ा सा अनसाइंटिफिक हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि पशुओं के आधार पर हम वो वही स्टडी मनुष्य या वही रिजल्ट हम मनुष्यों पर भी सुटेबल मानने लगते हैं। तो इसका ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंट्रोल। लैक ऑफ कंट्रोल मीन्स नियंत्रण की कमी। एक्सपेरिमेंटल मेथड का दोष है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और तब हम नियंत्रण कर रहे हैं। तो क्या हम नियंत्रण कर पाएंगे? कई बार प्रयोज्य का भी कोऑपरेशन नहीं हो पाता है, यानी ह्यूमन या एनिमल सब्जेक्ट का पूरी तरह से को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस विधि की सबसे बड़ी ये लिमिटेशन है। नहीं, पूरी तरह से हम कहाँ कंट्रोल कर पाएंगे? हम तो अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। हमें लग रहा है कि कंट्रोल कर लिया है, बट वो हमें पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी या आत्मनिष्ठा। जैसा कि हम सब जान चुके हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। तो जब एक्सपीरियंसेस ऑफ बिहेवियर को मेज़र कर रहे हैं, तो बिहेवियर को आप मेज़र कर रहे हैं तो ठीक है, बट एक्सपीरियंस को मेज़र करने की बात करेंगे तो यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स का सपोर्ट लेना ही आवश्यक है। किसी भी क्लाइंट पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, यानी उसकी अंतर निरीक्षणात्मक रिपोर्ट होती है या एक प्रतिवेदन रिपोर्ट आप तैयार करते हैं, और यही जो रिपोर्ट होती है उसे ही इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट बोलते हैं। इसको पूछा जाता है
कि प्रयोज्य से कि आपको कैसा लगा, आपको कितनी कठिनाई लगी, आपको क्या क्या कमियां लगी, कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, XYZ बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जब उससे वो निर्णय देना है, सब्जेक्ट निर्णय दे रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी फीलिंग के बारे में वो बताएगा। तो इस मेथड में सब्जेक्टिविटी यानी कि वो सही बता रहा है, गलत बता रहा है, गलत आंसर भी दे सकता है, हो सकता है उसे कम अच्छा लग रहा हो, टफ लग रहा हो, बट उसे वो छुपा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उससे लगेगा कि हम यदि रिप्रेजेंट कर देंगे या अपनी सच्चाई बता देंगे तो कम इंटेलिजेंस वाले समझे जाएंगे। तो उसने क्या किया, बातों को छुपा दिया और वो कहा नहीं नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देगा, हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, जबकि उसे वो बहुत टफ लग रहा था। तो इससे क्या हो रहा है, वो सही इन्फॉर्मेशन, सही यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो हमारा रिजल्ट भी उससे इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोगकर्ता जो प्रयोग कर रहा है उसके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव, मीन्स उसके भी तो कुछ फीलिंग्स होगी, नहीं जो कर रहा है क्या जरूरी थोड़ी है कि क्लाइंट का ही इफेक्ट पड़े, उसकी भी तो अपनी कुछ फीलिंग होती है। तो प्रयोग के रिजल्ट पर एक्सपेरिमेंटर के प्रेजुडिस, एटीट्यूड, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो ऑब्टेन्ड रिजल्ट है वो इफेक्ट होगा। देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति है, वो किसी न किसी चीज़ के प्रति बायस्ड रहता है, इसलिए और बायस्ड रहेगा तो वो क्या करेगा, अनकॉन्शियसली उसको एक्सप्रेस कर देगा कहीं न कहीं। तो ये होना ये चाहिए कि प्रयोग के दौरान एक्सपेरिमेंटल को न्यूट्रल होना चाहिए, पर ये नहीं हो पाता क्योंकि अपनी प्रेजुडिस, अपनी एटीट्यूड्स वो एक्सपेरिमेंट के दौरान कई बार प्रेजेंट कर ही देता है, और ये एक साइंटिफिक मेथड है। इसके लिए ये जो बायस्ड होते हैं ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए। तो इस कंडीशन में होगा क्या, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। ये तभी हो सकता है जब एक एक्सपेरिमेंटल वेल ट्रेन्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, पर ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है कि वेल ट्रेन्ड लोग ही या वेल एक्सपीरियंस्ड लोग ही रिसर्च करें या एक्सपेरिमेंट करें। लास्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नस वेरिएबल, मीन्स होता है ये कि कई बार एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि कोई प्रयोग करते समय ये देखे कि शांतिपूर्ण वातावरण में यदि लर्निंग बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देती है, यानी कि लर्निंग का शांतिपूर्ण वातावरण पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, तो अब आप कितना भी शांतिपूर्ण वातावरण बनाएंगे पर बाहरी शोरगुल कुछ न कुछ आपको इफेक्ट करेगी, चाहे तो नहीं कुछ तो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ ही आपको प्रभावित करेगी। तो आपके एक्सपेरिमेंट भी ये क्या है, उससे प्रभावित होंगे, यानी आप प्रभावित हो रहे हैं तो आपसे उसका रिजल्ट प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से ये एक तरह से लिमिटेशन है किसका, एक्सपेरिमेंट का या एक्सपेरिमेंटल मेथड का, क्योंकि वो एक इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नस वेरिएबल है, यानी कि अतिरिक्त जो चर है या बाहरी चर है उसका प्रभाव आपके एक्सपेरिमेंट पर पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन मेथड से बेटर है, और एक्सपेरिमेंटल मेथड के कारण ही साइकोलॉजी जो एक बिहेवियर साइंस की संज्ञा हम देते हैं साइकोलॉजी को, जो हम साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, बिहेवियरल साइंस बोलते हैं,
और साइंस तभी होगा जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ रिलायबल, कुछ कंट्रोल सिचुएशन में आप कोई रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल मेथड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक या कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड साइकोलॉजी के एरिया में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। और इसी के कारण ही साइकोलॉजी में बहुत बड़े बड़े सिद्धांत, नियम, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, थियरी ऑफ मोटिवेशन हो गया, थियरी ऑफ लर्निंग हो गई, इनसाइट थियरी हो गई, बहुत सारी थियरीज दी हैं जिनके कारण साइकोलॉजी को अपने रियल स्वरूप को प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। आई होप आपने इस क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा। जो प्रॉब्लम हो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स में अप्लाई करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दूंगी। थैंक्स।